दोस्तों फाइनली आज हम ग्रिम वेरिएशन सीरीज के आखिरी 2 एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके साथ ही हम सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन्स पे भी बातें करेंगे। अब अगर कुछ नए व्यूअर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ग्रिम वेरिएशन क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि हम अपने चैनल पे ग्रिम वेरिएशंस एनिमे सीरीज पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिन्हें देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। वैसे इस सीरीज की सारी एपिसोड स्टैंड अलोन है, यानी इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। बट फॉर कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि इस सीरीज में क्लासिक टेल्स की रीटेलिंग करी गई है, जहां अक्सर एक हॉरिफिक ट्विस्ट भी दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही 2 और कहानियों को जानेंगे। एंड सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 5th एपिसोड की शुरुआत भी एज यूजुअल ग्रिम ब्रदर्स और उनकी बहन शार्लेट से होती है और ये लोग एक बिल्ली को कुत्ते से बचाते हैं। यहीं से 5th एपिसोड को शुरू किया जाता है, जो कि द टाउन म्यूजिशियंस ऑफ ब्रेमेन नामक क्लासिक टेल की रीटेलिंग है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसे एज मैड डॉग रेफर किया गया है और वो टाउन के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है। इस एरिया में किसी वेड ब्रदर्स का काफी खौफ है और इन जनरल इधर काफी क्राइम्स होते रहते हैं। दुख की बात यह है कि पुलिस वाले भी इन क्रिमिनल्स से मिले हुए हैं, लेकिन अपनी मैड डॉग क्रिमिनल्स को हंट करने के लिए काफी फेमस है। जब डॉग दूसरे पुलिस वालों पे उंगली उठाने लग जाती है तो सब मिलके मैड डॉग को उसकी जॉब से फायर करवा देते हैं। ऐसे में डॉग एक ट्रैवलर बन जाती है और डॉग की मुलाकात 2 और लेडीज से होती है, जिन्हें डोंकी और कैट बोल के रेफर किया गया है। डोंकी फिजिकली बहुत पावरफुल है, इतनी कि वो कई आदमियों को अकेले हरा सकती है और ऐसे में डोंकी को भी उसके वर्क प्लेस से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे वो मर्दों से लड़ गई थी एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ मैन्स वर्ल्ड। सिमिलरली कैट एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो अपने क्लाइंट को सर्व नहीं करती है, जिस कारण से उसे भी निकाल दिया जाता है और इसके परिणाम अनुसार ये तीनों लेडीज अब साथ में ट्रैवल कर रही हैं। ये तीनों ब्रेमेन नामक सिटी की तरफ जा रही हैं और रास्ते में इनकी मुलाकात एक और थोड़ी कम उम्र की लड़की से होती है, जो कि एक गैंग की स्लेव है। इस लड़की की कहानी ऐसी है कि उसे उसके परिवार से गैंग वालों ने उठा लिया था और अब वो लोग उससे स्लेव की तरह काम करवाते हैं। कैसे काम? वेल, ये लड़की एक वॉचर है जो कि हमेशा नजर रखती है चारों तरफ, ताकि अगर कोई खतरा इन गैंग मेंबर्स की ओर आए तो ये लड़की उन्हें सतर्क कर देगी। इसके लिए इस लड़की को बस खाना दे दिया जाता है। तो जब ये लड़की डॉग, डोंकी और कैट से मिलती है तो वो इन तीनों को वार्न कर देती है कि टाउन के बार में मत जाना, वहां वेड ब्रदर्स हैं जो कि बहुत खतरनाक है। इस लड़की की वार्निंग के बावजूद हमारी ट्रियो सीधा टाउन के बार में जाती हैं, जहां वेड ब्रदर्स जस्ट एक शेरिफ को शूट करके जख्मी कर दिए थे। अब 3 लड़कियां एक ऐसे बार में आई हैं जहां वेड ब्रदर्स और उसके गुंडे लोग बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग लड़कियों को छेड़ेंगे ही। वन ऑफ द वेड ब्रदर्स कैट को छेड़ने लगता है और इसके जवाब में डोंकी उसे मुक्का मार के गिरा देती है। इस अटैक के बाद सभी क्रिमिनल्स गन्स वगैरह निकाल लेते हैं और ऐसे में मैड डॉग खुद को इंट्रोड्यूस करती है। नाउ मैड डॉग को सभी गुंडे नाम से जानते थे, भले शक्ल से ना जान रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैड डॉग गुंडों को हंट करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी एंड ऑफ कोर्स मैड डॉग का यहाँ भी नाम प्रचलित था। ऐसे में रॉजर नाम का एक गुंडा डॉग पे गोली चलाता है, लेकिन डॉग ना सिर्फ गोली को डॉज करती है बल्कि वो पलक झपकते रॉजर को अपने चाकू से मार गिराती है। अब डॉग यहाँ एक ब्लफ खेलती है, सेइंग कि हम 3 लेडीज तो बस स्काउटिंग के लिए आई थी, असल टास्क फोर्स जिसमें 40 ट्रेन्ड ऑफिशियल्स होंगे वो तो थोड़ी देर बाद आएगी, जो कि तुम सारे क्रिमिनल्स को मार गिराएगी। इसीलिए आई एम गिविंग यू अ चांस कि तुम सब इस जगह को छोड़ के भाग जाओ और कभी वापस मत लौटना। वेड ब्रदर्स की गैंग को समझ नहीं आता कि डॉग सच बोल रही है या झूठ, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए सारे गैंग मेंबर्स इस बार को खाली करके निकल लेते हैं। ना वो छोटी सी लड़की यहीं रह जाती है और हमें इस लड़की की थोड़ी और कहानी बताई जाती है। बेसिकली इस लड़की की फैमिली ही इसे अबैंडन कर दी थी, जिसके बाद गैंग वाले उसे अपने साथ रख लिए वॉचर वाले काम के लिए। फिलहाल हमारी ट्रायो लेडीज इस लड़की को अपने साथ विद रिस्पेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर देती है। दूसरी तरफ हम वेड ब्रदर्स गैंग के लीडर से मिल पाते हैं। ये जो लीडर था वो गैंग के साथ उस वक्त बार में मौजूद नहीं था और ये गैंग वाले तुरंत उसको जाके सब बताते हैं कि कैसे रॉजर मारा गया। लीडर तुरंत समझ जाता है कि डॉग
डॉग ब्लफ खेल रही है, यानी यहाँ कोई 40 ऑफिशियल्स नहीं आने वाले, और ऐसे में वो अपने पूरे गैंग को लेकर वापस बार पहुंचता है टू अटैक ऑन लेडीज। तो बस यहाँ तगड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और ये लेडीज इन गैंग मेंबर्स को अच्छा खासा टक्कर दे रही थी। एक पॉइंट पे लीडर मैड डॉग को शूट कर सकता था, लेकिन बीच में वो लड़की आ जाती है और इस लड़की को अब से मैं रूस्टर कहूंगा। तो हाँ, लीडर रूस्टर से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम हमारे खिलाफ जाने का साहस दिखा रही हो। लीडर रूस्टर को धमकाता है और ऑफर भी करता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हारी गुस्ताखी को भूल जाऊंगा। लेकिन रूस्टर लेडीज का साथ नहीं छोड़ती और यहाँ फाइट कंटिन्यू होती है। अगेन एक मोमेंट आता है जब डॉग और लीडर आमने सामने थे और पुराने जमाने के काउबॉय स्टाइल में इनकी बैटल होती है। ऑल्दो डॉग यहाँ गन का यूज नहीं करती, बल्कि गोलियों को डॉज करते हुए अपने नाइफ से लीडर को मार गिराती है। और देखा जाए तो इस लड़ाई से पूरा वेड ब्रदर्स वाला जो गैंग था उसका सफाया हो चुका था। तो अब ये टाउन खुशहाल था और अपनी डॉग, कैट, डोंकी और रूस्टर इस रेस्टोरेंट में ही काम करने लगते हैं। बेसिकली ये चारों यहाँ खुशी खुशी सेटल हो चुकी थी फॉरएवर, और देखा जाए तो ये चारों टाउन की हीरो भी बन चुकी थी। इसी हैप्पी नोट पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर हम ओरिजिनल स्टोरी की बात करें तो वहां एक्चुअल में एक कैट, डॉग, डोंकी और रूस्टर थे जिनके मालिक इन्हें अबैंडन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मालिकों को इनसे जितना काम लेना था वो ले चुके थे और अब ये चारों उतने योग्य नहीं रहे थे, मतलब एज हो गया था इनका। ऐसे में ये चारों ब्रिमेन शहर की ओर निकलते हैं, ये सोच के कि वहां ये लोग फ्रीडम के साथ जिएंगे और म्यूजिशियंस बनेंगे। रास्ते में इन्हें एक कॉटेज दिखता है जिसमें कुछ चोर घुसे हुए थे। ऐसे में ये चारों एक दूसरे पे चढ़ के डरावनी परछाई बनाते हैं और डरावनी मिक्स्ड आवाज भी निकालते हैं। ये सब देख के चोर भाग जाते हैं और चारों जानवर आराम से कॉटेज में खाना पीना खाते हैं। अब उस रात चोर लोग वापस अपने एक मेंबर को कॉटेज चेक करने भेजते हैं और अंधेरे में बिल्ली उसे नोच लेती है, कुत्ता उसे काट लेता है, गधा उसे किक करता है और मुर्गा उसे दौड़ा के भगा देता है। चोर जाके अपने बाकी साथियों को कहता है कि उस घर में एक विच है जो मुझ पे हमला करती है, क्योंकि चोर कुछ देख ही नहीं पाया था कि उस पे हमला किया कौन था, और ऐसे में उसे लगा कि कोई विच उसे पीट दी है। ये सुन के चोरों का पूरा गैंग ही शहर छोड़ के भाग जाता है और तब से ये चारों उस जगह के हीरो बन जाते हैं। देन ऑल फोर ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो आप दोनों कहानियों में सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, बस यहाँ एनीमे में थोड़ा विमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है। आई मीन सारे गुंडे मर्द थे, ये दुनिया मर्द ही चलाते थे, लेकिन ये चार लेडीज मिलके मर्दों को हरा देती हैं। अब चारों कहीं ना कहीं इस मैन्स वर्ल्ड में सताई भी गई थी। सो दिस वाज अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन द ओरिजिनल स्टोरी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ हॉरर का भी ज्यादा एलिमेंट नहीं था। यही वजह है कि मैं लास्ट 2 एपिसोड्स को काफी दिनों से टाल रहा था, क्योंकि इनमें हॉरर एलिमेंट्स नहीं है। स्टिल आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई है तो मैं इसे कवर कर दे रहा हूँ। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आखिरी स्टोरी की ओर, जिसका नाम है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। तो ये कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। इन बच्चों में एक मारिया नाम की लड़की होती है जो कि यहाँ सबसे बड़ी है और सबसे स्मार्ट भी है। हालांकि मारिया ड्रीमी वर्ल्ड में रहती है और अजीब बातें करती है। मारिया की उम्र 17 साल है और वो अपनी पढ़ाई भी काइंड ऑफ कंप्लीट कर चुकी है। हम व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं कि टीचर को मारिया काफी पसंद थी, इतनी कि ये टीचर मारिया से शादी करना चाहता था। अब टीचर की शादी मारिया से नहीं हो सकती थी क्योंकि मारिया की ग्रैंड मदर ग्रैंड कोड थी। ग्रैंड कोड बेसिकली इस गांव की काइंड ऑफ लीडर थी जिनकी बात सभी लोग मानते थे और ग्रैंड कोड के डिसीजंस को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो हाँ, ग्रैंड कोड तो मारिया के लिए गांव का कोई ताकतवर लड़का ही चुनती, ना कि ये टीचर। वैसे मैं आपको बता दूं कि मारिया के घर में उसके पेरेंट्स भी रहते हैं जो कि ग्रैंड कोड के तौर तरीकों से थोड़े परेशान रहते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि मारिया ग्रैंड कोड की सक्सेसर बनने वाली थी, क्योंकि ग्रैंड कोड को भी पता था कि मारिया स्मार्ट है। लेकिन एज आई सेड बिफोर, मारिया थोड़ी अलग है। इनफैक्ट वो काफी आउटस्पोकन है और वो जैसा फील करती है वो तुरंत बेझिझक बोल देती है। अब ग्रैंड कोड डिसाइड करती है कि वो मारिया की शादी गांव के ही एक लड़के लूकस से करवाएंगी, और इस डिसीजन से मारिया के पेरेंट्स खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि लूकस थोड़ा बुरा इंसान था, आई मीन लड़ने झगड़ने वाला था। लेकिन पेरेंट्स कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि वो ग्रैंड कोड के खिलाफ नहीं जा सकते थे। वहीं मारिया को इस डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने फेट को काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर चुकी थी, साथ ही वो अपनी ही धुन में खोई रहती थी। अब उस रात एक मिस्टीरियस ट्रैवलर टीचर के घर पे नॉक करती है और उसे रहने के लिए जगह और पानी चाहिए थी। नाउ दिस वाज अनयूजुअल क्योंकि ये गांव बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ था, यानी यहाँ ना तो कोई बाहर से आता था, ना ही यहाँ से कोई बाहर जाता था। इसलिए शायद टीचर इस ट्रैवलर को शेल्टर देने से रिफ्यूज करता है, लेकिन ट्रैवलर कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले एक गिफ्ट दूंगी। ट्रैवलर टीचर को एक फोटो ऑफर करती है एज गिफ्ट, जिसमें 2 लवर्स एक दूसरे के क्लोज थे। ये फोटो देखते टीचर चिल्लाए लगता है कि ये सब वल्गर है और इस गांव
में ये सब चीजें अलाउड नहीं है, तो तुम मेरे घर से फौरन निकल जाओ। हमें दिखाया जाता है कि ट्रैवलर यहाँ से जाने लगती है। नाउ सीन कट होके नेक्स्ट डे पे आता है, जब टीचर मरिया को स्कूल के बाद रुकने को कहता है फॉर ए स्पेशल लेसन। दरअसल टीचर को पता लग गया था कि मरिया की शादी लूकस से होने वाली है और वो इससे खुश नहीं था। टीचर यहाँ मरिया को अकेले में एडवाइस करने लगता है कि वो अभी कितनी यंग है और उसे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मरिया ऑलरेडी शादी के लिए अपना माइंड मेकअप कर ली थी, सेइंग कि मैं ही तो इस गांव की सक्सेस हूँ, तो मुझे ये सब तो करना ही होगा। ऐसे में टीचर कहने लगता है कि शादी में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि और भी कई चीजें होती है, और ये कह के टीचर मरिया को वो फोटो दिखाता है जो कि पिछली रात ट्रैवलर उसे दिखाई थी। अब इस काइंड ऑफ इंटीमेट फोटो को देख के मरिया के होश उड़ जाते हैं और उसे ये फोटो बहुत पसंद आती है। मरिया कभी लवर्स को ऐसे क्लोज नहीं देखी थी और उसके लिए दिस वाज वंडरफुल। वो इस फोटो को याद करते हुए खुशी में वापस घर चली जाती है। अब घर पे ग्रैंड कोर्ट आज लूकस उसके पेरेंट्स को डिनर पे इनवाइट करी थी और लूकस मरिया से शादी करने के लिए तैयार था। अब जब मरिया से उसका ओपिनियन पूछा जाता है तो मरिया क्लियरली कहती है कि मुझे पता है लूकस मंद बुद्धि है और ये मुझे शादी के बाद मारेगा पीटेगा भी, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यही मेरा फेट है और यही मेरी लाइफ होने वाली है, साथ ही यही मेरा कर्तव्य है। ये सुन के ग्रैंड कोर्ट मरिया से कहती है कि अपनी हर फीलिंग को इस तरह से खुल के एक्सप्रेस करना सही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स वहां टेबल पे जो सभी लोग बैठे थे वो एकदम शॉक में थे क्योंकि मरिया कैजुअली लूकस का धागा खोल दी थी। एनीवेज अगले दिन स्कूल के बाद मरिया फिर से वो फोटो देखने के लिए रुकती है, लेकिन इस बार मरिया स्मार्टली टीचर से पूछने लगती है कि आपको ये फोटो मिली कहां से। मरिया गेस करती है कि जरूर कोई बाहर से ट्रैवल करके ये फोटो आपको दी होगी क्योंकि इस गांव के अंदर तो ऐसी चीजें हैं ही नहीं। टीचर यहाँ फंसने लगता है। इनफैक्ट मरिया टीचर को थ्रेटन भी करती है कि मैं ग्रैंड कोर्ट को ये सब बताऊंगी। मरिया एकदम से जिद करने लगती है कि मुझे उस ट्रैवलर से मिलना है जिसने आपको ये फोटो दिया। इनफैक्ट मरिया तो अब इस फोटो को भी बोरो करना चाह रही थी और ऐसे में टीचर कहता है कि मैं तुम्हें ट्रैवलर से मिलने दूंगा और फोटो भी दे दूंगा अगर तुम मेरी हो जाओ, मतलब मुझसे शादी कर लो। मरिया कहती है ठीक है, मैं ग्रैंड कोर्ट से इस बारे में बात करूंगी। तो जब मरिया यहाँ से चली जाती है हम देख पाते हैं कि टीचर अपने घर के बेसमेंट में उस ट्रैवलर को बांध के रखा था। जी हाँ दोस्तों, टीचर एक बहुत ही बुरा इंसान था और उस रात वो ट्रैवलर पे हमला करके उसे बंदी बना लिया था। टीचर अब ट्रैवलर का सामान वगैरह भी ले रहा था और यहाँ ट्रैवलर कहती है कि उसके पास बस अब एक फ्लूट यानी बांसुरी बचा है। इस फ्लूट को बजाने से किसी के अंदर के इमोशंस को एकदम जगाया जा सकता है। अब इस गांव में ग्रैंड कोर्ट म्यूजिक भी अलाउ नहीं करती थी। स्टिल टीचर कहता है कि तुम इसे कल बजाना जब मरिया तुमसे मिलने आएगी। टीचर इस उम्मीद में था कि मरिया के अंदर उसकी फीलिंग जगेगी और वो टीचर को पसंद करने लगेगी और उसके साथ शादी कर लेगी। अब यहाँ टीचर इस ट्रैवलर को काफी मार पीट के रखा था और इन जनरल उसके साथ काफी वायलेंट था। इसी सब के पैरेलल में गांव में कुछ लोग एक अनजान ट्रैवलर को देखने की बात करने लग गए थे और ये खबर ग्रैंड कोर्ट तक भी पहुंच गई थी। एनीवेज अगले दिन मरिया टीचर से मिलने आती है और वो कहती है कि मेरा आपसे शादी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन मरिया यहाँ टीचर के साथ एक बार को सोने के लिए तैयार थी। अब टीचर तो बुरा इंसान था ही, वो तुरंत मरिया के साथ इंटीमेट होता है और अगली सुबह मरिया ट्रैवलर से मिलने की बात रखती है। ऐसे में टीचर जब बेसमेंट में ट्रैवलर को ढूंढने जाता है तो वो पाता है कि ट्रैवलर ऑलरेडी आजाद होकर भाग चुकी है। इस पॉइंट पे मरिया समझ गई थी कि टीचर ट्रैवलर को जानवरों की तरफ बंद करके रखा था। मोरओवर टीचर अपना प्रॉमिस भी तो पूरा नहीं किया, यानी वो मरिया को ट्रैवलर से नहीं मिलवाया। टीचर बार बार कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ वाकई एक ट्रैवलर थी, लेकिन स्मार्ट मरिया यहाँ टीचर को उसके ही बेसमेंट में लात मार के गिरा देती है और फिर टीचर को कैद कर देती है। अब घर पे मरिया और टीचर के साथ होने की बात फैल गई थी और ऐसे में ग्रैंड कोर्ट डिसाइड करती हैं कि वो मरिया को बेच देंगी। जी हाँ, उनका प्लान था कि जो सबसे हाई बिड करेगा वो उसके हाथ मरिया को बेच देंगी, क्योंकि देखा जाए तो मरिया अच्छी दिखती थी। तभी एकदम से वो ट्रैवलर गांव के एक कोने में पत्थर पे चढ़ के फ्लूट बजाना शुरू करती है और बांसुरी की धुन पूरे गांव में फैल जाती है। ग्रैंड कोर्ट तुरंत गांव के लोगों को लेकर, इनफैक्ट टीचर को भी लेकर धुन का पीछा करती है। वहीं उनसे पहले मरिया अपने कमरे की खिड़की से निकल के धुन की तरफ भागने लगती है। फाइनली मरिया ट्रैवलर तक पहुंचती है और वो ट्रैवलर से कहती है कि मुझे सब कुछ देखना है, मुझे बिल्कुल फ्री होना है। ट्रैवलर मरिया से कहती है कि बाहर सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, अच्छाई के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। मरिया इसे एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसे सब कुछ देखना था। ऐसे में ट्रैवलर एक पोर्टल जैसा कुछ तो ओपन करती है और मरिया इस पोर्टल में स्टेप इन करने लगती है। इसी टाइम पे टीचर, लूकस, मरिया के पेरेंट्स, ग्रैंड कोर्ट वगैरह भी यहाँ आ चुकी थी और वो मरिया को रोकने की कोशिश करते हैं। टीचर तो बार बार रोते हुए मरिया को कहता है कि मत जाओ, लेकिन मरिया किसी की एक नहीं सुनती और वो पोर्टल के थ्रू निकल जाती है। इसके बाद जब मरिया की आंख खुलती है तो वो खुद को रिफ्लेक्शन में देखती है और वो पाती है कि वो खुद ट्रैवलर बन चुकी थी। उसके हेयर्स भी रेड हो चुके थे और वो केप वाले ड्रेस में भी थी। मरिया अब एकदम ही अलग जगह पे थी जो कि काफी मॉडर्न प्लेस दिख रही थी। इस सिटी में मरिया अपनी टेल एक यंग लड़की को सुनाती है जो कि मरिया की बात सुन के काफी इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड थी। मरिया ये भी कहती है कि वो अपने गांव वापस कभी नहीं जाएगी
यहीं पे ग्रिम वेरिएशंस की फाइनल एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों ओरिजिनल कहानी में एक पाइड पाइपर एक टाउन को रैट इन्फेस्टेशन से बचाता है, लेकिन रैट्स के खत्म होने के बाद टाउन वाले पाइपर को पे नहीं करते हैं जो कि वो पहले प्रॉमिस किए थे। तो बदला लेने के लिए पाइपर धुन बजा के टाउन के सारे बच्चों को ही अपने साथ लेके चला जाता है फॉरएवर। इस एपिसोड में भी आप ओरिजिनल कहानी से पैरेलल्स देख पाएंगे, लेकिन इस एपिसोड का जो थीम है वो हमें और भी काफी कुछ बताता है। देखा जाए तो ग्रैंड कोर्ट गांव के अंदर एक ऐसी क्लोज्ड लाइफ जी रही थी जहां किसी तरह का जॉय या एंजॉयमेंट नहीं था। वी कैन से कि गांव के अंदर कलर्स ही नहीं थे और सब वहां बस सरवाइव कर रहे थे। गांव वाले ना ही बाहरी लोगों को एक्सेप्ट करते थे, ना यहां से बाहर जाके चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। ग्रैंड कोर्ट के हिसाब से ये रूल्स जरूरी है टू सर्वाइव, और इसीलिए इस गांव में बहुत बेसिक चीजें भी टैबू थी, लाइक लव, म्यूजिक, आर्ट वगैरह वगैरह। ऐसे में जो ट्रैवलर थी वो मरिया को लिबरेट करती है, यानी मरिया को समझ आ गया है कि लाइफ इज मच मोर। सिर्फ सर्वाइव करने को जिंदगी नहीं कहते, रादर लाइफ में सब एक्सपीरियंस करना चाहिए एंड लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट बाय ट्रैवलिंग। अगेन अगर आप यहां देखें तो एपिसोड के थ्रू फेमिनिस्ट या लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी को प्रस्तुत किया गया है, जिससे कई लोग अग्री करते हैं और कई लोग डिसएग्री करते हैं। दूसरे पक्ष का कहना होता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत, लगन और कठिन जिंदगी जीनी होती है, जैसे यहाँ ग्रैंड कोर्ट को दिखाया गया है जो कि गांव की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वैसे यहाँ ग्रैंड कोर्ट को कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करके दिखाया गया है। अब मैं इन विचारधाराओं की लड़ाई में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि लेफ्ट वर्सेस राइट एक एंडलेस डिबेट है। नाउ सिंस ये सीरीज लेफ्ट लीनिंग है तो ये अपने पक्ष को स्ट्रांगली रखते हुए दूसरे पक्ष को बैड लाइट में दिखाती है। तो ऐसे में आप मुझे कमेंट्स में अपनी थॉट्स बताइएगा कि आप किस तरह के मॉडल्स में विश्वास रखते हो, लेफ्ट वाली में या राइट वाली में। नाउ सीरीज में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिससे हम जान पाते हैं कि शार्लेट ही इन क्लासिक्स की ऐसी ट्विस्टेड वर्जन सोच रही है, ना कि ग्रिम ब्रदर्स। दिस मेक्स सेंस क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री ग्रिम ब्रदर्स क्लासिक स्टोरीज को ही कलेक्ट करते थे और वो बस थोड़े चेंजेस करते थे, वो भी यूजुअली हैप्पी वाले चेंज। ग्रिम ब्रदर्स इन स्टोरीज को एक जगह कलेक्ट करके प्रस्तुत किए थे और तभी वो आज भी इतने फेमस हैं। कमिंग टू ग्रिम वेरिएशंस, इस पूरे सीरीज का थीम ना सिर्फ एक ट्विस्टेड रीटेलिंग का था बल्कि एक लिबरल माइंडसेट को भी दर्शाता है। लाइक आई सेड बिफोर, यहाँ लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी आपको थ्रू आउट दिखेगी और ये शायद कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को पसंद ना आए। वैसे हर एक एपिसोड ऐसा नहीं है, कुछ एपिसोड हॉरर रिलेटेड भी थे, लेकिन ये एंड का जो 2 एपिसोड था इसमें हॉरर एलिमेंट्स नहीं थे और यही वजह है कि मैं काफी दिन से इसे टाल रहा था। अब भले आप शो के बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन एक चीज पे सब लोग अग्री करेंगे कि शो की एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरीज को दिखाने का तरीका वाकई बढ़िया था। ऐसे में आप अपनी शो को लेके राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।